नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया। ये करते हैं हरियाणा विशेष की शुरुआत। सबसे पहले बात बड़ौदा उपचुनाव की, जिसको लेकर बीजेपी ने दम भरना शुरू कर दिया है। सोनीपत पहुंचकर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बड़ौदा उपचुनाव के लिए जीत का मूल मंत्र भी दिया गया। सोनीपत बीजेपी कार्यालय में प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कार्यकर्ताओं और बीजेपी विस्तारकों के साथ बैठक की। दोनों नेताओं ने कार्यकर्ताओं को बड़ौदा उपचुनाव के लिए जोर शोर से तैयारी में लगने को कहा और ओम प्रकाश धनखड़ ने नए जिलाध्यक्षों की टीम को जोश और अनुभव की टीम बताया। संगठनात्मक दृष्टि से पार्टी इसको आप इस ढंग से कह सकते हो कि जब भी भारतीय जनता पार्टी में नया संगठन बनता है तो जैसे बसंत में पुनर्यौवन आता है, पेड़ वही होता है, मुख्य डालियां तने वही होते हैं, लेकिन पत्ते नहीं आते हैं, पुष्प नहीं आते हैं। ये हमारे संगठन के पुनर्यौवन का पर्व चल रहा है और उसमें अब जिले की कार्यकारिणियाँ नहीं बनेगी, प्रदेश की कार्यकारिणी नहीं बनेगी, मंडलों की कार्यकारिणी नहीं बनेगी, तो अनुभवी लोग पुराने साथ जोश के साथ होश, जैसे कल मैंने जिला अध्यक्षों की टीम मेरी अनाउंस हुई है, आज मीडिया ने भी उसको बहुत अच्छी प्रशंसा में लिखा है कि अनुभव भी है, युवा भी है और सर्वस्पर्शी भी है। तो उसी प्रकार से जिले भी उसी प्रकार से, जिसमें औसत आयु कम है, ऊर्जावान है, समाज के सभी वर्गों से आने वाले हैं और काम का पहले अनुभव भी है। इसी तरह से मंडलों में भी एक दोनों चीजों का तालमेल बैठाते हैं। बैठक में सभी कार्यकर्ताओं को ओम प्रकाश धनखड़ ने संगठन को मजबूत करने के लिए मूल मंत्र दिया। वहीं ओम प्रकाश धनखड़ ने बड़ौदा उपचुनाव को लेकर कहा कि बड़ौदा की जनता को विपक्ष लगातार झूठे वादे कर फंसाने में जुटा है। उन्होंने कहा कि जेजेपी और बीजेपी मिलकर तालमेल के साथ ये चुनाव लड़ेंगी। कोई 10 आइकॉनिक काम छोटा सा बताने की पोजीशन में नहीं है कि बड़ौदा में उन्होंने विकास के काम कराए। एक शब्दावली पकड़ रखी है, इमोशनल करते हैं, मैं थारा तम हारे, मैं थारा, और इस कारण से विकास को रोक देते हैं। किसी की भावुकता के लिए या किसी के परिवार के पोषण के लिए इलाके का विकास नहीं रोकना चाहिए और लोग इस मामले में सजग हो रहे हैं। वो अपनी व्यक्तिगत राजनीति के लिए इस प्रकार की भावुकता फैलाते हैं और इलाके का विकास ठहर जाता है। 10 वर्षों तक उनका शासन था। आप सब इसी जिले में पत्रकार हो, आप 10 आइकॉनिक काम उनसे जरूर पूछिए जब वो आए, जब ये बात करें कि मैं थारा थम मारे, वांड की बात, बाकी बातें, बहुत सारी बातें हैं जो शब्दावलियों को इस्तेमाल करते हैं। ये उनका एक पैतरा होता है कि वातावरण को इमोशनल बनाओ और इस तरह की बातें करो और इलाके के विकास, 2-4 दिन की इमोशन दिखाकर इलाके के विकास को वो बंद करा देते हैं, उसके इलाके के विकास की सारी संभावनाओं को खत्म कर देते हैं। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी बड़ौदा उपचुनाव को लेकर ताल ठोंकते हुए कहा कि उपचुनाव को लेकर हम लगातार अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं और इसमें बीजेपी की जीत तय है। इसके साथ ही कृषि मंत्री ने गाय से जुड़ी सरकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। जिम्मेदारी जो है बड़ौदा उपचुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में समन्वय करने की है और विस्तारक है, सोनीपत जिले के कार्यकर्ता हैं और सभी से फीडबैक भी लिया है और उनको धीरे धीरे करके जिम्मेदारियां देंगे और बड़ौदा हल्के का जो एक हमें मौका मिला है भारतीय जनता पार्टी का पहली बार कमल खिलाने का, कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त उत्साह है और सुनिश्चित करने के लिए सारे कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं कि बड़ौदा की सीट जो है पहली बार कमल के निशान पर जीते। भारतीय जनता पार्टी का विधायक सरकार में हिस्सेदारी करके बड़ौदा का विकास कराए। पशुधन विकास बोर्ड से हमने कोशिश की है कि जितने भी नंदीशाला बनाए जा सकते हैं
धीरे धीरे करके हम इनको लोकल बॉडीज़ को कह रहे हैं कि भाई आप इकट्ठा करके हमें दो, इनके खाने पीने की चारे की व्यवस्था हम करेंगे। और मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में मीटिंग भी हुई है कि काफ़ी सारी नंदीशालाएँ हम खोलने जा रहे हैं, जिसके अंदर जो शहरों में या कहीं भी जो है वो ये घूमते रहें, बेसहारा पशु इनको लें। गौशालाओं को भी अपने अलग से इंसेंटिव दिया है। अगर ये मेल को नंदी को अगर अपने उसमें रखेंगे तो उसको एक्स्ट्रा पैसा भी देंगे। तो काफ़ी तरह के हमने योजनाएं बढ़ाई हैं। जाहिर है बड़ौदा उपचुनाव को लेकर बीजेपी जेजेपी गठबंधन कतई कसर छोड़ना नहीं चाहता और इसीलिए कार्यकर्ताओं में लगातार जोश भरने का काम किया जा रहा है ताकि उपचुनाव में लोग कमल पर मुहर लगाकर बीजेपी को बड़ी जीत दिलाएं। सोनीपत से सनी मलिक, इंडिया न्यूज, हरियाणा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने 1857 क्रांति के शहीदी स्मारक का निरीक्षण किया। यह स्मारक 200 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होगा। स्मारक को लेकर गृह मंत्री ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे पर बन रहे 1857 क्रांति के शहीदी स्मारक का हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने निरीक्षण किया। इस दौरान विज ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को कई अहम दिशा निर्देश दिए और चल रहे काम में तेजी लाने के आदेश दिए। 200 करोड़ की लागत से शहीद स्मारक बनाया जाएगा। बहुत वैभव प्रोजेक्ट ये बन रहा है। आसपास कहीं भी हरियाणा में इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। आज़ादी की पहली लड़ाई जो अम्बाला छावनी से शुरू हुई थी, उसकी याद में ये बनाया जा रहा है और इसमें 2000 की कैपेसिटी का ओपन एयर थिएटर बना रहे हैं, जिसमें लाइट एंड साउंड प्रोग्राम के माध्यम से आज़ादी की लड़ाई अम्बाला से शुरू हुई और रंगून में जाके जब बहादुर शाह जफर को दफनाया गया, तब तक का सारा इतिहास, झांसी की रानी, तांत्या टोपे, हरियाणा में कहाँ कहाँ पर उस वक़्त लोग लड़े अंग्रेज़ों के खिलाफ, देश में कहाँ कहाँ लड़े, ये सारा इतिहास म्यूज़ियम में भी दिखाया जाएगा और ओपन एयर थिएटर में भी लाइट एंड साउंड प्रोग्राम के माध्यम से दिखाया जाएगा। इसको बहुत बड़ी कंपनियों से बनाने का विचार है। ये 200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, पर इसमें अभी कुछ कमियां हैं। जो कार पार्किंग का इतने बड़े प्रोजेक्ट का अभी इसमें बनना है, कार पार्किंग बनाएंगे और इसमें 9 मंजिल का बीच में टावर बन रहा है। ये जो आज़ादी की पहली लड़ाई हुई थी, उसमें रोटी और कमल के फूल का बहुत बड़ा महत्व था। मैसेज जो भेजे गए थे वो इसके माध्यम से भेजे गए थे, इसलिए इसके बीच में जो टावर बनाया जाएगा वो कमल के फूल का टावर बनाया जा रहा है और वो फूल 9 मंजिल ऊंचा होगा, यानी दूर से ही आने जाने वालों को सबको वो प्रेरित करेगा। गृह मंत्री विज ने उम्मीद जताई कि आगामी मार्च तक यह स्मारक बनकर तैयार होगा और नेशनल हाईवे से गुजरने वाला हर व्यक्ति यहां जरूर रुक कर जाएगा। वहीं राहुल गांधी पर भी गृह मंत्री अनिल विज ने पलटवार किया। विज ने कहा कि यह नकारात्मक और सकारात्मक सोच का फर्क है। एक दृष्टिकोण होता है। हर चीज में आदमी अपने नजरिए से देखता है। जो सकारात्मक जिनकी सोच होती है उनको भरा हुआ, आधा भरा हुआ गिलास नजर आता है
जिनकी नकारात्मक होती है उनको आधा खाली गिलास नजर आता है। कांग्रेस की और राहुल गांधी की नकारात्मक सोच, इनको यही कुछ नजर आता है। 20 लाख करोड़ रुपए का इनपुट दिया है, वो इनको नजर नहीं आता। इन्होंने कहा था जीडीपी का कम से कम 6 या 7% ये जो लॉकडाउन के कारण, कोरोना के कारण व्यापार पे असर पड़ा, सरकार को मदद करनी चाहिए। सरकार ने 10% जीडीपी का मदद की और उसके नतीजे निकलने में टाइम लगेगा। जाहिर है गृह मंत्री जब भी एक्शन में दिखते हैं तब प्रदेश की जनता को कोई न कोई सौगात मिलती है। वहीं विपक्ष को विच का करारा जवाब भी मिलता है। अब अंबाला में शहीद स्मारक लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा और लोग आते जाते भी इस विशाल स्मारक को देख पाएंगे। अंबाला से कपिल अग्रवाल, इंडिया न्यूज, हरियाणा। प्रदेश के शिक्षा एवं पर्यावरण मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि पंजाब हरियाणा का बड़ा भाई और बड़े भाई की जिम्मेदारी बनती है कि वह छोटे भाई को उसका हिस्सा दे। कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत देश के महापुरुषों के बारे में पाठ्यक्रम में अधिक से अधिक सामग्री शामिल की जाएगी ताकि देश की भावी पीढ़ी अपने महापुरुषों के बारे में जान सके। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि कोर्ट ने अभिभावकों को फीस देने के लिए कहा है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों की वजह से अभिभावक ट्यूशन फीस तो देंगे लेकिन अन्य खर्च देने की स्थिति में नहीं है। इसलिए अभिभावकों के पक्ष में सरकार द्वारा रिव्यू पिटीशन डाली जाएगी। के ऊपर कोई मतलब आपके सामने ऐसा नहीं कोई हम बंदिश लगाएंगे किसको शामिल करेंगे, तो अब सारे लोगों का तो हम कर भी नहीं सकते। लेकिन ऐसा है कि एक क्लास में कुछ महापुरुषों का है, दूसरी में कुछ है, तीसरी में कुछ है, वो चेंज होता रहे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महापुरुषों के बारे में बच्चों को जानकारी मिले। तो मुझे SOL के बारे में कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि हमारे पास अतिरिक्त पानी नहीं है हरियाणा को देने के लिए। नहीं देखिए, हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने सहकारी समितियों के संचालन के संबंध में एक समीक्षा बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमाम जिलों की सहकारी समितियों के उप रजिस्ट्रार और सहायक रजिस्ट्रार अधिकारियों से बातचीत की गई। आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि सरकारी अधिकारी और कर्मचारी की उपलब्धता ही आधी से ज्यादा समस्याओं का निदान है और हर कर्मी को अपनी पद प्रतिष्ठा और सार्वजनिक प्रतिष्ठा भी बनाए रखनी चाहिए। प्रदेश में पीटीआई की परीक्षा 23 अगस्त को होगी। आपको ये बताएं कि स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड परीक्षा का आयोजन कर रहा है। परीक्षा 23 अगस्त को दोपहर 1 बजे से 2:15 बजे तक प्रदेश के 5 जिलों कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, कैथल और हिसार में होगी। इस परीक्षा के लिए इन 5 जिलों में 95 केंद्र बनाए गए हैं। कुल 9,273 अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। परीक्षा में 200 नंबर के वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। 25 नंबर का मौखिक एग्जाम होगा। परीक्षा को लेकर मुख्य सचिव केशनी आनंद ने सभी 5 जिलों के डीसी और एसपी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। परीक्षा में कानून व्यवस्था बनाए रखने और सुचारू रूप से परीक्षा की प्रक्रिया को पूरा करने के जरूरी दिशा निर्देश इस दौरान उनके द्वारा दिए गए। अब बात जींद के स्पेशल 26 वाली कहानी की, लेकिन अंतर सिर्फ इतना ही है कि वो फिल्मी कहानी हिट हो गई थी, लेकिन यहाँ 2 युवतियों की फ्रॉड इनकम टैक्स अधिकारी बनकर ठगने की कोशिश नाकाम हो गई। क्या है पूरा मामला, हमारे इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। 2 मिनट जरा उधर आइएगा प्लीज सर। स्पेशल 26 फिल्म आपको याद तो होगी ही, लेकिन जींद में 2 युवतियों ने ही 26 लोगों की टीम का कारनामा करने की कोशिश की। दरअसल जींद के मेन बाजार में एक ज्वेलरी शॉप पर 2 युवतियां फिल्मी अंदाज में नकली इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर पहुंची और दुकानदार से इनकम टैक्स विभाग में शिकायत होने की बात कही। और इसके बाद दुकानदार ने हिसाब किताब से जुड़े कागजात दिखाने शुरू कर दिए।
नकली इनकम टैक्स ऑफिसर युवती ने दुकानदार से 1,35,000 इनकम टैक्स जुर्माना और लाखों की रकम के 13 गहने देने को कहा। इस पर दुकानदार ने आपत्ति जताई। आपत्ति जताए जाने के बाद दोनों युवतियों और दुकानदार में तू मैं हो गई। इसके चलते आस पड़ोस के दुकानदार भी इकट्ठा हुए। काफी हंगामा होने के बाद बात पुलिस तक पहुंची। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों युवतियों को पुलिस थाने बुलाया और जब दोनों युवतियों के पहचान पत्र दिखाए गए तो वो फर्जी निकले। इकट्ठा हो गया तो वो दोनों वो बोले कि हम जा रहे हैं, हमें जाने दो। फिर पब्लिक और जो बाजार के मौजूद आदमी थे वो बोले कि आप यहाँ बैठो, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इतना कह के ये बात मुद्दा थाने में 1.5 से 2 लाख तक की आइटम थी सारी मेरी दुकान के अंदर जितने जो ये मांग रहे थे। जी हाँ, इन्होंने बोला कि आपकी शिकायत की गई है। मैंने कहा मैडम अब कहने को तो आदमी कुछ भी कह देता है, आप तफ्तीश कर लीजिए। तो फिर ये बोले कि हम तफ्तीश करेंगे। फिर बाद में इन्होंने लास्ट में वो सामान के ऊपर इनकी वो बात थी तो फिर मैंने कहा कि मैडम रुको, हम अभी पुलिस को बुलाते हैं। उसी टाइम फिर ये मामला थाने। वहीं डीएसपी रोहतास ढुल ने बताया कि जांच पड़ताल जारी है। जांच होने के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि एक युवती जींद से है, दूसरी दिल्ली से। ये रवि कुमार ने एक दरखास्त दी है ज्वेलर्स ने जी, और उन्होंने दरखास्त प्राप्त कर ली है जी। हम जांच कर रहे हैं उसकी, जो भी जांच सामने आएगी उसे हम कर। पुलिस पूरे मामले की गहनता से तफ्तीश कर रही है। वहीं व्यापारियों में भी इस वाकये के बाद से गहमा गहमी का माहौल है। लेकिन इसके बीच एक बात तो साफ है कि नकली अधिकारी बन लोगों को ठगने का पैंतरा अब बहुत आम हो चुका है और दुकानदार भी अब आसानी से झांसे में नहीं आने वाले। जींद से रोहतास भोला, इंडिया न्यूज हरियाणा। वहीं झज्जर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लिंग जांच रैकेट का भांडाफोड़ किया है। लिंग जांच गिरोह के इस भांडाफोड़ मामले में चौंका देने वाली बात यह है कि लिंग जांच के इस खेल में बाहरी व्यक्तियों के साथ विभाग के ही कुछ कर्मचारी शामिल थे। इनमें विभाग की 2 स्टाफ नर्स और विभाग का एक पूर्व एम्बुलेंस चालक है। विभाग ने मामले की पूरी जांच किए जाने के बाद विभाग से ही संबंध रखने वाली कुछ बड़ी मछलियों के फंसने की बात भी कही। फिलहाल लिंग जांच के ये तार गाजियाबाद से जुड़े हुए थे, जिसकी तह तक पहुंचने के लिए विभाग की टीम को कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ी और घंटों इंतजार भी करना पड़ा। आखिरकार विभाग की टीम को इसमें सफलता हासिल हुई। हमें कुछ समय से इंफॉर्मेशन आ रही थी कि यहाँ पे इस तरीके का गोरख धंधा चल रहा है और उसमें हो सकता है हमारे स्टाफ के कोई मेंबर भी सम्मिलित हुए। तो हम लोगों ने अपना जाल बिछा के कामयाबी हासिल करने की कोशिश करी। पहले हमारी डील क्या हुई थी 26-27 हज़ार में तय हुई। वो किसी कारणवश हम लोगों को शक हो गया, हमारी डील नहीं हो पाई फाइनलाइज। उसके अगले दिन हमने फिर नया अपना डेकॉय भेज के फिर कोशिश करी। उस दिन 70,000 में डील फाइनल थी हमारी। और इसमें एक तो हमारा जो एम्बुलेंस चालक था पुराना वो इन्वॉल्व है, 2 स्टाफ नर्सों की भी इन्वॉल्वमेंट हमें मिली है और इसके अलावा भी कुल मिला के 8 लोग हैं जिनके खिलाफ हम लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई है। और यहाँ से शुरू हुआ था तो पैसे लेके हमें टाउट ले जाने लगा था, गाजियाबाद तक ले गया, वहाँ जाके उसने। और यहाँ पे वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। इंडिया न्यूज हरियाणा पर लगातार जारी खबरों का सिलसिला, बने रहिए हमारे साथ।